चलिए अब ध्यान दीजिए, आज शुरू करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा था, उसको अभी स्किप कर रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन पढ़ाऊँगा एक हफ्ते बाद। केमिकल बॉन्डिंग जान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए इस एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं पता है? हाँ, मतलब ऑन एवरेज की बात करें तो मिनिमम 5, एवरेज की बात करें तो 5 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग आपने तैयार कर लिया तो नीट के लिए बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन हो गया, जेई के लिए तो 2 क्वेश्चन। जल्दी बैठो, कटा रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम लोग टी टू करते रहते हो। हाँ तो क्या बोला था मैं? हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सुन लो, इनऑर्गेनिक में टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 8। एक पीरियोडिक टेबल पढ़ा चुका हूँ, दूसरा ये केमिकल बॉन्डिंग है। अच्छा, इनऑर्गेनिक से कितने नंबर का आता होगा, कितने क्वेश्चन आते होंगे? 15 क्वेश्चन लगभग हम मान के चलते हैं। 15 फिजिकल से, 15 इनऑर्गेनिक से, 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से, यही रेशियो लगभग रहता है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग ही तैयार कर लिया, कितने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो बना ही लेगा इसी से। 15 में से एक चैप्टर डिजर्व कर रहा है भाई 5 क्वेश्चन। अगर आपका ये चैप्टर, बातें नहीं ध्यान सुनो, अगर ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो जान लीजिए इनऑर्गेनिक आपकी अच्छे से चलेगी। इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक जो भी है ना, इसी पर डिपेंड है, इसी पर बेस्ड है। समझ गए? और एक बात और, जो लोग ठीक है, जो लोग पढ़े हैं जानते हैं, बट बैठ करके सुनते रहो, मन करे जो लोग रिवीजन कर रहे हैं, अगर कोई कहीं डाउट हो तो उसको देखते रहना, और नहीं तो बैठ करके न्यूमेरिकल अपना डाउट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहो, सुनते रहो, लेकिन क्लास में रहो। आपका एडवांटेज। जो लोग लापरवाही करेंगे, बात नहीं मानेंगे, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ये फैक्ट है। सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो। बात समझ में आ गई? तो शुरू करें केमिकल बॉन्डिंग। चलिए अब बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग से रिलेटेड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? ठीक। केमिकल बॉन्डिंग, देखिए भाई, केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंध, चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंध, 11th का चैप्टर है ये। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग। और दूसरा क्या होता है? वीक बॉन्ड। जिसको आवाज़ करना हो क्लास छोड़ के चला जाए। अब नहीं बोलूँगा मैं, इसके बाद बाहर ही कर दूँगा। अगर आप पहले से पढ़े हो तो शांति से सुनो, नहीं तो नहीं। अगर लगता है ज़रूरत नहीं है तो फिर आप जा करके बाहर बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास में बैठे हो तो क्लास की तरह हो, दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, मेरे कहने का मतलब इतना है। जो लोग नए हैं उनको दिक्कत था, अगर आप जानते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने यहाँ तक केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पहली बात तो ये बॉन्ड बनता कहाँ है, ये ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता ये बॉन्ड कहाँ बनता है। ये बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है बिटवीन एटम्स और आयंस, कहाँ बनता है भाई? एटम्स या आयन के बीच बनता है। कौन सा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कितने होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? पहला है इसमें आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा है मेटालिक बॉन्ड। तीसरा क्या है? मेटालिक बॉन्ड। चौथा क्या है? कोऑर्डिनेट। इससे पहले रुक जाओ, तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और जो चौथा है आपका कौन सा? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड। पूरे चैप्टर में आपको यही बॉन्ड ही पढ़ाऊंगा। देखिए ये 4 बॉन्ड कहाँ बनते हैं? या तो एटम के बीच बनेंगे, या आयंस के बीच बनेंगे। नहीं, मॉलिक्यूल्स के बीच नहीं बनेंगे। इधर कोई बोल रहा है ये कौन सा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना।
इसके बाद जो वीक बॉन्ड होता है ये 2 है, और ये कहाँ बनता है? बिटवीन या एमंग द मॉलिक्यूल्स। कहाँ बनता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या एमंग द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये होते कितने? 2। पहला इसमें है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको H बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा है वांडर वाल्स बॉन्ड। टोटल इतने बॉन्ड पढ़ने, इसी को पढ़ते पढ़ते चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना ही पढ़ना है। कुछ लोग खुश हो जाए, फटाक थोड़ा सा तो है, ये तो थोड़ा सा नहीं। एक आयनिक बॉन्ड पढ़ाना शुरू करूँगा ना तो 4-5 दिन तो इसी को लगेगा पूरा सब कुछ बताने में। कोवैलेंट शुरू करूँगा तो कोवैलेंट को ही पढ़ाता हूँ, है ना। इसमें बहुत कुछ है, बस ऐसे दे करके नहीं हो गया। तो ये समझ में आया। अब जैसे और अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको। वाटर देखा है सबने? देखा। अरे कौन नालायक नहीं देखा है? देखिए, वाटर का एक मॉलिक्यूल अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 होता है। भाई जिसको नहीं आता उसको भी देख लो, क्या याद रखोगे? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो बोलो तो 2 6। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। अब ये इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 चाहिए इसको। हाइड्रोजन डुएट पूरा करता है क्योंकि 9 हीलियम के बराबर होना चाहता है। तो ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। वाटर का एक मॉलिक्यूल बना कि नहीं बना? ये बन गया। ठीक, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। मुझे बता दो इसमें कौन सा बॉन्ड बना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। दिख रहा है ना? ये कौन सा बॉन्ड है? ये कोवैलेंट बॉन्ड। बिटवीन द एटम के बीच बना कि नहीं बना है? एटम के बीच बना है। अगर मैं वाटर के ढेर सारे मॉलिक्यूल की बात करूं, वाटर का देखिए एक और मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, इधर देखो। वाटर का कट रहा होगा, वाटर का एक और मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं। वाटर का देखो एक और मॉलिक्यूल लिख दिया। वाटर का एक और मॉलिक्यूल लिख दिया। अब देखिए इनकी, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, ये सब कैसे बनता हम बताएंगे। फिलहाल जानिए कि इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा निगेटिव। डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिख रहा है ये? इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? वाटर का देखो एक मॉलिक्यूल, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल किसी बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और कुछ किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो बातें समझ में आई? एटम एटम के बीच बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बॉन्ड होता है। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच वीक होता है और एटम एटम के बीच क्या होता है? स्ट्रांग होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अगर मैं बोलूँ वाटर का, ये वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल के बीच, एक बार नीट क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल एग्जाम में, क्या पूछा? ए वाटर मॉलिक्यूल हैज़ ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। कौन सा आंसर होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर देखते ही क्या हमको और 90 लगभग 90% बच्चे तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ट्रिक थे। अरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ए मॉलिक्यूल वाटर, वाटर का एक मॉलिक्यूल बोला है, वाटर का ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल में क्या है? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है? केवल कोवैलेंट ही तो है ना। इसका आंसर क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन को देखा करो क्या, नहीं तो सबको वाटर आते ही सबके दिमाग में घूमने लगता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड आई बात है ना, ऐसी गलती नहीं करना है। तो पहली बातें समझ में आ गई सबको। चलिए, तो ये बॉन्ड की भूमिका हो गई, मैंने कुछ कोशिश की। ठीक है, तो फटाफट से आउट लाउड नोट करो, फिर चलते हैं जल्दी जल्दी। पहला बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड बनता कहाँ है? ये बॉन्ड बनता कहाँ है? केटायन, किसके बीच? केटायन प्लस एनायन के बीच।
केटायन प्लस एनायन के बीच बनता है। केटायन क्या होता है सबको पता है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। एनायन क्या होता है, जिसके ऊपर क्या चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। आई बात समझ में। अब ध्यान दीजिए केटायन क्या हो सकता है, ये केटायन जनरली मेटल होते हैं। क्या होते हैं, मेटल। ये मेटल होंगे, ये क्या होंगे, नॉन मेटल। मतलब आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। नॉन मेटल के बीच बनता है। मेटल में जनरली किसका होगा, एस ब्लॉक। किसका होगा, एस ब्लॉक। मेटल किसका होगा जनरली, एस ब्लॉक। समझ पढ़ चुके हो ना। 2 ग्रुप होते हैं, हलीना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बट हाइड्रोजन हटा देना। नॉन मेटल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड में है पूरा हैलोजन फैमिली, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, मतलब इसमें हाइड्रोजन एक नॉन मेटल आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब क्या है आपके, नॉन मेटल। बात समझ में आ गई। तो ये नॉन मेटल और मेटल के बीच बॉन्ड बनता है। वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। मेटल सबको समझ में आ गया, नॉन मेटल समझ में आ गया। इनके बीच जो बॉन्ड बनता है कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड by complete transfer of क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाला बंध कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। एग्जांपल समझाता हूँ, समझ इधर देखो। सब ने देखा NaCl, नाम सुना होगा, डेली खाते भी होंगे। NaCl टेबल साल्ट, रॉक साल्ट उसी बोलते हैं। NaCl क्या, कौन सा कंपाउंड है, आयनिक। कैसे पता आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्या है, मेटल। क्लोरीन क्या है, नॉन। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बना है, तो इसके बीच जो बॉन्ड होगा कौन सा होगा, आयनिक। कैसे बनता है ध्यान से देखिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, बोले तो 2 8 1। इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। कट रहा है क्या, हाँ प्लस। अब इधर देखिए, इधर क्या है, क्लोरीन। इधर क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7। अब मुझे ये बता दो कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्या करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बताओ क्या करेगा ये भाई। इसको सोडियम क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लॉस कर देगा, या 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। कौन सा इजी प्रोसेस है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो और क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एक्चुअल में तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर ही कर देता इधर। अब बताओ ये अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज, तो इसका 2 8 हो गया। इसका Cl के ऊपर माइनस चार्ज, कितना 2 8 8। अब कहते दोनों स्टेबल हो गए। ये क्या बन गया, कैटायन, ये क्या बन गया, एनायन। इनके बीच ये प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, आयनिक बॉन्ड। आयनों के बीच, कैटायन और एनायन अपोजिट चार्ज के बीच बनता है। अब दोनों पास पास आ जाएंगे, क्या बन जाएगा, NaCl। नहीं, क्या बन जाएगा, NaCl। एक और एग्जांपल देखते हैं, इधर देखो, इधर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो क्या ये आयनिक कंपाउंड है, कैसे कह सकते हो आयनिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम यस ब्लॉक का मेटल है कि नहीं है, यस ब्लॉक का मेटल है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है। अब देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जल्दी बताओ, 12 बोले तो 2 8 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, इसको 2 की रिक्वायरमेंट है। तो क्या बन जाएगा, Mg के ऊपर
2 प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, इनके बीच ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। ये दोनों देखो पास पास आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? MgO। बोलो समझ में आया? तो आयनिक बॉन्ड कैसे बना? इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बना। कंप्लीट ट्रांसफर क्यों होता है? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए होता है। आ रही बातें समझ में? मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, एक कैटायन और एनायन के बीच बनता है। समझ में आ गया? तो यही है आयनिक बंध। ठीक, तो फटाक से नोट करो इसको। ओ देखो नीचे वाला कट गया। चलिए देखिए, तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता आपने देखा। देखिए पढ़ा तो आयनिक बॉन्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से पढ़ना ना, कोई कंपाउंड हमको दिख जाए ना, कहीं भी दिख जाए, सोते हुए दिख जाए, तो दिमाग में आ जाना चाहिए आयनिक है कि कोवैलेंट, इतना तो पक्का पता चल जाना चाहिए। इस तरीके से पढ़ाई करनी है। आई बात ना, मतलब कोई भी कंपाउंड देखो मन में तो विचार आ रहा है आयनिक है कि कोवैलेंट है, इतना तो आ ही जाना चाहिए। तो जितनी बातें बता रहा हूँ सारी बातें ध्यान दीजिए, तब कोई नींद में भी रहोगे पूछेगा तो बता दोगे कि हाँ जी आयनिक है कि कोवैलेंट है। तो इधर ध्यान दो। अब देखिए यस ब्लॉक में क्या क्या होता है सबको पता ना, क्या क्या होता है? लिथियम, हाइड्रोजन छोड़ दो, नॉन मेटल होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम छोड़ दीजिए, रेडियोएक्टिव होता है। इसके बाद सेकेंड, फर्स्ट ए था, फर्स्ट ग्रुप, ये क्या है? सेकेंड ए। क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी नहीं करना, यही तक रहने देना। ये है फर्स्ट। इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 1। तो इसके ऊपर +1 चार्ज आता है। इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके ऊपर +2। इतनी बात आप दिमाग में रखेंगे, ये यस ब्लॉक है। आई बात समझे? इसमें से आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, देखिए तो लिथियम, बेरिलियम और कौन है? लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। यस ब्लॉक के 3 कंपाउंड याद रखना है, जनरली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बनाते हैं? कोवैलेंट। मैंने कहा था यस ब्लॉक के कंपाउंड में आयनिक बनाते हैं, लेकिन ये 3 कंपाउंड जनरली क्या बनाते हैं? कोवैलेंट। इनके मैक्सिमम कंपाउंड कोवैलेंट होते हैं। और इसमें एक जोड़ लीजिए एंड एल्यूमिनियम, जो कि पी ब्लॉक का है, इसके भी कंपाउंड क्या होते हैं जनरली? कोवैलेंट। क्या बनाते हैं? फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बनाते हैं भाई? ये कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं इनके मैक्सिमम। लेकिन इनके कुछ कंपाउंड आयनिक होता है, जो आयनिक होते हैं उनको हम याद कर लेते हैं। इनके सारे कंपाउंड क्या होते हैं? जनरल कोवैलेंट होते हैं, सहसंयोजक कंपाउंड होते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। तो याद कर लेते हैं उनको। देखिए कौन होता है। पहले तो लिथियम के फ्लोराइड, लिथियम का फ्लोराइड LiF, लिथियम का ऑक्साइड Li2O, ऑक्साइड लिखने आता ना। लिथियम का फ्लोराइड हो गया, लिथियम का ऑक्साइड हो गया, लिथियम का कार्बाइड, लिथियम का कार्बाइड कार्बन के साथ आता है। एंड क्या? लिथियम का हाइड्राइड, हाइड्रोजन लगे जाते हैं, लिथियम के ऊपर प्लस, H के ऊपर माइनस, लिथियम का हाइड्राइड। ये कंपाउंड कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। इनको छोड़ करके लिथियम का कोई भी कंपाउंड रहेगा तो कैसा रहेगा? वो कोवैलेंट। तो 4 कंपाउंड इसके कैसे होते हैं? आयनिक। इसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के भी देखिए सब कुछ वही है, बस हाइड्राइड हटा देना इसमें से, याद करना देखो आसान है। हाइड्राइड, मैग्नीशियम का क्या? फ्लोराइड। मैग्नीशियम का फ्लोराइड बनाओ MgF2। भाई इसके ऊपर 2 प्लस आता है, एक F ऊपर एक माइनस होता है, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। मैग्नीशियम का फ्लोराइड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड लिखना है तो क्या लिखूंगा? MgO। के क्यों वो लिखा? Mg के ऊपर 2 प्लस, एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, तो एक ही बार तो रहेगा, MgO रहेगा। मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का कार्बाइड, हाँ ठीक है, Mg2C3।
तो देखिए मैग्नीशियम का फ्लोराइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का कार्बाइड, बस ये 3। हाइड्राइड इसमें नहीं है, याद रहेगा। तो मैग्नीशियम कार्बाइड। इसके बाद देखिए कौन, एल्यूमिनियम, कौन है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का वही सेम, एल्यूमिनियम का फ्लोराइड लिखना तो कैसे लिखूंगा, एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज आता है, 3+ चार्ज आता है, तो क्या लिखूंगा यहाँ, एफ के ऊपर कितना, एफ कितनी बार लिखूँ, 3 बार, AlF3 एल्यूमिनियम का फ्लोराइड हो गया। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिखना तो कैसे लिखोगे, आपको पता है इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ, ऐसे तो कराते हो, तो क्या बन जाएगा ये Al2O3, तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। सारी बातें समझ। तो एल्यूमिनियम का फ्लोराइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम का कार्बाइड, Al4C3, Al4C3 एल्यूमिनियम का कार्बाइड। याद करना आसान है, देखो इसलिए आसान है, फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड सभी में है, बस पहले वाले में हाइड्राइड बढ़ा था, बाकी हाइड्राइड घटा तो देखो वही तो है। बेरिलियम का एक ही कंपाउंड है जो क्या होता है, आयनिक, वो कौन है, बेरिलियम का कार्बाइड, Be2C, बेरिलियम का कार्बाइड, ये यही केवल क्या होता है, आयनिक। तो इतने कंपाउंड आयनिक होते हैं, बाकी इसको छोड़ करके सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवैलेंट, जबकि यस ब्लॉक का है। मैंने क्या बताया, यस ब्लॉक के कंपाउंड क्या होता है, जनरली आयनिक होते हैं, लेकिन ये यस ब्लॉक के 3 कंपाउंड, लिथियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, इनके ज़्यादातर कंपाउंड क्या होते हैं, कोवैलेंट होते हैं। जो आयनिक होते हैं मैंने उनकी लिस्ट दे रखी है। एल्युमिनियम जो कि P ब्लॉक का है, इसका भी कैसा होता है, कोवैलेंट होता है, लेकिन ये 3 कंपाउंड कैसे होते हैं इसके, आयनिक होते हैं। समझ में आ गया सबको, ये एज एक्सेप्शन, मतलब इसको याद कर लेना, रख लेना, याद करना है, ये आयनिक कंपाउंड है इनके। बातें समझ आ गई। एक बात और, अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है, क्या है, इधर देखो, मेटल साल्ट्स ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन, मेटल साल्ट्स ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायंस आर जनरली आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर। किस नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है। सारी बातें समझे, कौन, मेटल साल्ट ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन। अब समझाता हूँ को, पहले तो साल्ट क्या होता है, जो केटायन और एनायन से मिलकर बना हो, एसिडिक और बेसिक रेडिकल से मिलकर बना होता। अब इतना डिटेल नहीं जानते, बस इतना हम बता दें, केटायन और जैसे NaCl लिए थे, Na+Cl, केटायन एनायन से बना था, साल्ट ही वो एक तरीके से बोल सकते हैं इसको हम। अब देखिए पॉलीएटॉमिक एनायन क्या होता है, पॉलीएटॉमिक ऐसे एनायन, एनायन का मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, बट एटम कितनी बार हो, एक से ज़्यादा एटम क्या हो, मोर देन 1। जैसे मैं अभी आपको बताने, पॉलीएटॉमिक एनायन, किसकी बात कर रहा हूँ, पॉलीएटॉमिक एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन की बात कर रहा हूँ। तो पॉलीएटॉमिक एनायन देखिए क्या होता है, पॉलीएटॉमिक एनायन जैसे सल्फेट, नाम सुना होगा, SO4 इसका स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाऊंगा। SO4 इसको क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक एनायन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि माइनस चार्ज है और एनायन इसलिए, और एटम कितने हैं, 5 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम एक साथ मिल करके हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एनायन है, बट कैसा एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन। जैसे हमने लिख दिया नाइट्रेट आयन, NO3-, ये भी क्या है, पॉलीएटॉमिक। क्यों, क्योंकि एटम कितनी बार है, 3 1 4 एटम है। आई बात समझे। कार्बोनेट का नाम सुना है, CO3-, बाइकार्बोनेट नाम सुना है, HCO3-। सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, फास्फेट का नाम सुना है, PO4-3-। ऑल दीज आर क्या, पॉलीएटॉमिक एनायन, मतलब जिसमें एटम एक से ज़्यादा बार हो और वो एनायन हो, उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक एनायन। समझ में आ गया। इनके साथ अगर कोई मेटल लग जाए, क्या लग जाए, मेटल, चाहे वो S ब्लॉक का हो, चाहे वो किस ब्लॉक का हो, D ब्लॉक का, किधर हो, D, बट मेटल होना चाहिए, S ब्लॉक का हो चाहे D ब्लॉक का। अगर मेटल है
तो कंपाउंड कैसा होगा? आयनिक हो। कैसा होगा? अब इसके लिए मैंने केवल एस ब्लॉक के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। जैसे मान लीजिए सल्फेट लिखना, आपको क्या लिखना है? सोडियम सल्फेट, नाम सुना है? SO4 डबल माइनस जानते हो? एक सोडियम के ऊपर कितना प्लस होता है? 1 प्लस। कितने सोडियम है? कितना सोडियम लगेगा मतलब बताओ? 2। क्योंकि एक माइनस एक इसके ऊपर 1 प्लस होता है तो 1 को न्यूट्रलाइज करेगा, तो बैलेंस करेंगे हमको कितना लगाना पड़ेगा इसको? 2। तो ये देखिए सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? Na2SO4। क्या मैं पूछूँ ये आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट है? आयनिक कंपाउंड, क्योंकि पॉलीएटॉमिक एनायन और किसके साथ लगा है? मेटल। अच्छा मैंने लिख दिया जिंक सल्फेट ZnSO4। लो, जिंक के ऊपर 2 प्लस आता है, SO4 के ऊपर 2 माइनस आता है। क्या ये आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है? क्यों आयनिक है? अरे भाई ये तो डी ब्लॉक का है, कैसे आयनिक होगा? क्योंकि ये किसके साथ लगा हुआ है? पॉलीएटॉमिक एनायन के साथ लगा। अब आगे बात समझ में। तो अगर पॉलीएटॉमिक एनायन चाहे वो डी ब्लॉक का हो चाहे एस ब्लॉक का, अगर उसके साथ लगा हो तो कंपाउंड कैसा होगा? आयनिक। समझ में आ गया? मुझे ये बता दो Cl माइनस क्या पॉलीएटॉमिक एनायन है? O डबल माइनस पॉलीएटॉमिक एनायन है? नहीं, ये सब पॉलीएटॉमिक एनायन नहीं है। बातें समझ में आ गई? आयनिक कंपाउंड पहचानने का तरीका आप भूलना नहीं चाहिए। मैंने क्या बताया? कैटायन और एनायन के बीच बनता है। बोले तो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। मेटल कौन होता है? एस ब्लॉक का। मेटल कौन होता है? एस ब्लॉक का। और वो नॉन मेटल से बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है, चाहे वो एस ब्लॉक का हो चाहे वो डी ब्लॉक का हो, उसके साथ कोई भी मेटल लगा तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? आयनिक। कोई डाउट नहीं, कंपाउंड कैसा हो जाएगा? आयनिक। और इतने कंपाउंड जनरली लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के कंपाउंड कोवेलेंट नेचर के होते हैं, लेकिन इसके भी कुछ कंपाउंड कैसे होते हैं? आयनिक। ये जो मैंने लिस्ट लिखा है सब कुछ क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। बोलो समझ में आ गया? अब तो आयनिक कंपाउंड पहचान जाओगे? ठीक है, नोट कर लो। तो भाई अब जो कुछ भी पढ़ेंगे किसके लिए पढ़ेंगे? आयनिक कंपाउंड। जो चलेगा सब कुछ क्या चलेगा? आयनिक ही चलेगा भी 2-3 दिन तक, मतलब कुछ और चलेगा नहीं, बस आयनिक के लिए ही चलेगा आयनिक कंपाउंड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक कंपाउंड। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन मतलब निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ क्या? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, आयनिक कंपाउंड बनाने के, चाहे बॉन्ड लिख लीजिए चाहे कंपाउंड लिख लीजिए, बात एक ही। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना? उपयुक्त कंडीशन आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, आयनिक यौगिक बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन, इसी को हम बोलेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल। क्या बोलेंगे? बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल नाम सुना है कभी? बॉर्न-हैबर साइकिल, ठीक है। साइकिल है, साइकिल एक साइकिल पे गाना है ना यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुछ, बॉर्न-हैबर साइकिल। चलो इधर देखो, अब देखो ध्यान से, बस कोई लिखेगा नहीं। हमको आयनिक कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है? आयनिक। तो आयनिक कंपाउंड मान लीजिए NaCl बनाना है, टेबल साल्ट बनाना है, हीरा। NaCl किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। बना लिया। कहाँ से बनाना है? इनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों से बनाना है। ये देखिए किससे बनेगा ये? सोडियम, ये भी तो मेटल सॉल्ट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, प्लस क्लोरीन किस फॉर्म में मिलता है? गैसियस फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलता है। अगर इसको बैलेंस करना तो इसको मैं हाफ कर दूं, बैलेंस हो गया, या पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये देखिए सोडियम और क्लोरीन गैस लिया, इनको डायरेक्ट रिएक्शन करा दिया, क्या बन गया? NaCl सॉलिड। क्या आयनिक कंपाउंड बना? कहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है।
याद कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, निकलेगी। और कहीं पर अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो कोई अपने आप से ब्रेक होता है क्या? एनर्जी दे, उसको तोड़ रहे हो, मड़ोड़ रहे हो, तो एनर्जी क्या करोगे आप? दोगे। मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, देनी पड़ती है। वो प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक। और बॉन्ड फॉर्मेशन वाली प्रोसेस कैसे होती है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर मान लेते जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोल रहे हैं? डेल्टा एच। इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल इतना जानिए कि ये एनर्जी का ही रूप है। एनर्जी को हम इंथैल्पी के टर्म में बात करते हैं। ये प्रोसेस कैसा, एनर्जी निकले तो प्रोसेस कैसा होगा? ये एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या बताया हूँ? निगेटिव की पॉजिटिव, ट्रिक से याद कराया था। एनर्जी निकल गई, बचा क्या? माइनस में है ना, ऐसे निकल गई एनर्जी, एक्सोथर्मिक था तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा, माइनस में चला गया। तो याद कर लो डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए क्या होती है? नेगेटिव। याद रहेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होगा? उसमें शोषी के लिए क्या होगा? शोषित कर रहा, ले रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। याद हो गया, समझ में आ गया? ठीक। ये तो डायरेक्ट मेथड था, हमने डायरेक्ट NaCl बना लिया, आयनिक कंपाउंड बनाया। अब देखो मैं इसी को क्या करने जा रहा हूँ? स्टेप बाय स्टेप करने जा रहा हूँ। स्टेप में बनाता हूँ उसको। पहले सोडियम है तो सोडियम को हम क्या करेंगे? सॉलिड को गैसेस स्टेट में लाएंगे। ये लो, सोडियम को हमने किस स्टेट में ला दिया? गैसेस। किसी सॉलिड को गैस स्टेट में बदलना है, कौन सा प्रोसेस होता है? सब्लिमेशन। नाम सुना है? सब्लिमेशन, हिंदी में ऊर्ध्वपातन। हाँ, आप सुना है, ऊर्ध्वपातन। हिंदी लिख लिया करो भाई, है ना, मैं बोलता हूँ मतलब लिख लिया करो ना। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब होता है किसी सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में बदल दो। कैम्फर जानते हो? कपूर, उसको जलाते डायरेक्ट सॉलिड से कहाँ बनता है? वो वेपर। वो लिक्विड फॉर्म में बनता है क्या? नहीं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। बातें समझ में आ गई? तो किसी सॉलिड को हमने डायरेक्ट गैस में ला दिया। किसी सॉलिड को गैस में ला रहे हो तो क्या तो उसके लिए खुशी की बात है? क्या वो आसानी से हो जाएगा? नहीं होगा, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देनी पड़ेगी तो ये होगा एस, मतलब सब्लिमेशन एनर्जी। और ये सब्लिमेशन एनर्जी अगर इंथैल्पी के टर्म बात करूं, एक्सो होगा कि इंडो होगा? एंडो होगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? पॉजिटिव। समझ में आ रही बात इतनी? अब हमने इसको गैस स्टेट में ला दिया। हमने पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ा रखा है। किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से ये उसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगती है उस एनर्जी का नाम आयोनाइजेशन एनर्जी। याद आया? अब हम क्या करेंगे? गैसियस एटम है, आइसोलेटेड है, इसके आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। किसी का इलेक्ट्रॉन छीन लेते हो तो क्या हो जाता है? वो भिखारी। इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, कैटायन बन गया। ये यहाँ से यहाँ पर लाने में जो एनर्जी दी आपने, भाई इलेक्ट्रॉन निकाल ले हो, फिर खुशी से अपना इलेक्ट्रॉन कोई लॉस करता नहीं है, करता है क्या? नहीं। तो आपने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकाला तो प्रोसेस कैसा होगा? ये भी तो IP आयोनेशन पोटेंशियल पढ़े हो ना? ये भी प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक होता है, पढ़ा चुका हूँ। अब ये सोडियम कैटायन बन गया, किस स्टेट में है? गैसेस स्टेट। अब इसको होल्ड करो। ये अब देखो आते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? मॉलिक्यूल फॉर्म है, मतलब दो क्लोरीन आपस में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? तो सबसे पहले इसको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। इसके बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा? Cl, क्लोरीन बन जाएगा। तो इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी क्या बोलेंगे उसको? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा। अच्छा, किसी को बॉन्ड ब्रेक करने, ये भी प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। अब ये क्लोरीन, ये तो गैस स्टेट में था ही, ये भी गैस स्टेट में। अब कोई एटम है आइसोलेटेड स्टेट में है, ध्यान सुनिएगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन क्या कराना है? इंटर कराना है। क्या कराना है? इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? कोई बताएगा हमको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताया था, याद है? तो ये क्या बन जाएगा? Cl-। बोलो, आया समझ में? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? किसी आउटर मोस्ट सेल, कोई एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन इंटर करा दो, कराने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है
जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा था, एक्सोथर्मिक था। अरे 4 नालायक को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, बाकी तो सब कैसा था याद है, बताए ना। तो जनरली तो ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ओके, कैटायन बन गया, एनायन बन गया, दोनों किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। अब ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ये देखिए आयनिक कंपाउंड बना रहे ना। अब ये बाण ये बनाएंगे, जब आपस में आएंगे, मिलेंगे, बाण बनाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और उस एनर्जी का क्या नाम है, लैटिस एनर्जी। क्या नाम है, लैटिस एनर्जी। हिंदी में बोले तो जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, when 1 mole of ionic compound is formed, when 1 mole of ionic compound is formed from its constituent ions in gaseous state, उनके constituent आयनों से, और वो constituent आयन किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट। कोई गैसियस स्टेट में जो कैटायन एनायन हैं उनसे मिलाकर क्या बनाना आपको, आयनिक कंपाउंड का 1 मोल बनाना है, 1 मोल बनाना है। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस। आ गई बात समझ में। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब तो बंद नहीं भाई, चल अभी तो अपने आप बंद कैसे हो गया। अब रियलमी का फ़ोन नहीं लूँगा, चलो इधर ध्यान दो। अब देखिए हमने पढ़ा था फेवरेबल कंडीशन ना, लैटिस। अच्छा बताओ हेसेस, इसी में हेसेस लॉ, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, बढ़ती जहाँ। हेसेस लॉ क्या कहते हैं, ये आयनिक कंपाउंड बना था कैसे में बना था, एक स्टेप में बना था, और वही आयनिक कंपाउंड मल्टीपल स्टेप में हो रहा है। जितनी एनर्जी यहाँ रिलीज हुई है ना, जितनी एनर्जी यहाँ रिलीज हुई है, जितने स्टेप में सभी एनर्जी का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। यही हेसेस लॉ है। मतलब जितनी एनर्जी यहाँ रिलीज हुई, जितने स्टेप में यहाँ एनर्जी लगानी पड़ रही है, जो रिलीज हो, सबका सम जो होगा वो इसके बराबर। मतलब अगर मैं इसको ऐसे करूं, डेल्टा, इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या मतलब इज इक्वल टू, बताओ, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी या आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। ठीक है ना भाई, सभी का सम बराबर होगा। यही तो हेसेस लॉ ने कहा था, जो एक स्टेप में हो जा रहा है, जो मल्टीपल स्टेप में, सबका जो एनर्जी का सम है सबका क्या होगा, बराबर। अब फेवरेबल कंडीशन करना। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो ना, वो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब कोई रिएक्शन अगर अपने आप हो रहा था, मतलब कहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। वो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के लिए याद कर लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। और भी कंडीशन है, थर्मोडायनेमिक्स जानेंगे, फिलहाल यहाँ पर जानिए। अगर आप चाहते कि ये इसकी वैल्यू नेगेटिव रहे, इसकी वैल्यू क्या रहे, नेगेटिव रहे, तभी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब आपको आयनिक कंपाउंड बनाना है ना। मैंने क्या पढ़ रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कब बनेगा, कैटायन एनायन जब जल्दी से मिलेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, मतलब उसकी एंथैल्पी की वैल्यू उतनी क्या, उतनी नेगेटिव होगी। एंथैल्पी के टर्म में क्या होगी, मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव मतलब उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज। जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू नेगेटिव उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो। आ रही बातें समझ में। अच्छा, इसको नेगेटिव करने के लिए अब बताओ, ये तीनों प्रोसेस कैसे थे, एंडोथर्मिक। कैसे थे, एंडो। तो एंडोथर्मिक, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये दोनों वैल्यू कैसे हैं, एक्सोथर्मिक है। कैसे हैं, एक्सोथर्मिक। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब बताओ ओवरऑल वैल्यू आपको नेगेटिव करना है, तो इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए,
देखिए लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी या इसको जालक ऊर्जा। देखिए क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, लिखना बंद। लैटिस एनर्जी क्या होता है, मैंने बताया ना, एक मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। कहाँ से करना है? Na प्लस किस स्टेट में चाहिए? गैसियस, प्लस Cl माइनस किस स्टेट में चाहिए? गैसियस। क्या बनाएगा? NaCl किस फॉर्म में होता है? सॉलिड। और इसका कितना मोल होना चाहिए? 1। बनाने में जितनी एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लैटिस। मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिस एनर्जी। यही लैटिस एनर्जी है। बात समझ में? अगर यही लैटिस एनर्जी हम डेल्टा एच के टर्म में लिखेंगे, लैटिस एनर्जी, इसकी वैल्यू किस में होगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्म। बोलो समझ में आ गया? कितनी रिलीज होती है ये डाटा याद नहीं रखना। बात समझे ना? बस याद रखना एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच की वैल्यू जैसे होता है 700 समथिंग होता है, तो इसको हमको नहीं याद रखना है। बस ये याद रखना है यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच की वैल्यू किस में होगा? नेगेटिव में। आई बात समझ में? अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना है आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्या? लैटिस एनर्जी। हिंदी में लैटिस, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आई बात समझे? देखिए पहला कारक क्या है? चार्ज। क्या है? चार्ज, आवेश। क्या है? चार्ज। ध्यान से देखिएगा, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस इंटू Z माइनस, ये होता है। जहां पर Z प्लस क्या है? चार्ज ऑन केटायन, केटायन के ऊपर चार्ज। Z माइनस क्या है? चार्ज ऑन एनायन, एनायन के ऊपर चार्ज। ठीक, पहला फैक्टर हो गया। हमको ये इससे नहीं जाना है, इससे भी नहीं जाना है, जाना किससे है? ये इसके आगे लिख रहा हूँ, ये इधर, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इससे जाना है। ये इसी से क्वेश्चन करेंगे अभी, देख रहे हैं, जब भी क्वेश्चन करेंगे इसी से करेंगे। मतलब चार्ज जितना ज़्यादा, लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा। बात समझ में आ गई? दूसरा जो फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर क्या होता है? साइज। क्या होता है? साइज या रेडियस, त्रिज्या इसको बोलते हो, साइज। दूसरा फैक्टर क्या होता है? साइज। देखिए इधर साइज, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस R माइनस। दिख रहा है? R प्लस का क्या है? रेडियस, त्रिज्या, रेडियस ऑफ केटायन। R माइनस क्या है? रेडियस ऑफ एनायन, एनायन की त्रिज्या। इससे भी नहीं जाना है। कहेंगे सर लिख रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, इसी पर डिपेंड, एक्चुअल में डिपेंड करता है, लेकिन हमको इससे भी नहीं जाना है। हम किससे जाएंगे? यस, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये देखिए, इससे जाएंगे हम लोग। मतलब जिसकी साइज ज़्यादा होगी, लैटिस एनर्जी क्या होगी? कम, क्योंकि इनवर्सली पर एक ज़्यादा एक कम। इतना समझ में आ रहा है सबको? तो यही दो फैक्टर याद रखना बस। आई बात समझ में? जैसे हम क्वेश्चन कर लें, चलिए फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन एक साथ देता हूँ, फटाफट नोट करो। अच्छा एक चीज़, 1 मिनट और ध्यान दो। ध्यान क्या है कि इन दोनों में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो? मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया, चार्ज। सबसे पहले क्या देखोगे? चार्ज। तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, डोमिनेटिंग फैक्टर।
मतलब सबसे पहले चार्ज ही देखना, चार्ज अगर सेम है तब किससे जाना है, साइज से जाना है। आई बात समझ में? हाँ, अब बोलो क्या बोले थे, लिखे हो ना, तो अगर लिखे तो ठीक है, दे बस देखते रहो, फटाफट नोट करो। चलिए क्वेश्चन देखिए सब लोग, अभी लिख लेना, पहले देख लो, बनाओ। क्या बताना है, लैटिस एनर्जी कंपेयर करना है, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा बताओ। पहले देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन तो सब में सेम है, ये एनायन सब में सेम, तो फिर क्या देखेंगे, कैटायन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या सेम ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के हैं, ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होती है, बढ़ता है। तो ऐसे चार्ज देख लो, पहले तो कहेंगे इसके ऊपर 1 + 1 माइनस, 1 + 1 माइनस तो सबके ऊपर है, तो 4 से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, किससे करेंगे, साइज से, दूसरे फैक्टर से। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या कर रहा है, तो साइज बढ़ेगा, तो आपने अभी देखा था क्या, लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो बताओ, साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, कम होगा, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, बोलो सही था। चलो इसका देखो, इसका बताओ, CaF2 CaCl2, इस बार कैटायन सेम है, एनायन डिफरेंट है। चार्ज देख लेते हैं, 2 + 1 फ्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, 2 फ्लोरीन तो 2 माइनस, यहाँ पर भी वही है, 2 + 1 क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, 2 क्लोरीन, तो चार्ज तो सेम है, 4 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, साइज से। अब इस बार साइज ऑफ एनायन देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन, ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पर भी साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसकी साइज, एनायन की साइज, ठीक है ना। तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा। बोलो यही ऑर्डर आएगा, आ रहा है सबको समझ में। इस क्वेश्चन को देखिए, Na2O NaF, यहाँ पर चार्ज बताओ, 1 सोडियम के ऊपर 1 + चार्ज, 2 सोडियम तो +2 चार्ज। ऑक्सीजन की बात करें तो 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितना माइनस, 2 माइनस, यहाँ पर 1 प्लस और 1 माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस चार्ज कितना है, 2, यहाँ 1, यहाँ प्लस चार्ज कितना है टोटल, 2, 1 सोडियम को 2 सोडियम, तो टोटल प्लस चार्ज कितना होगा, 2। तो अब इसको क्वेश्चन को किससे करेंगे, चार्ज से करेंगे। तो चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है, चार्ज डिक्रीज कर रहा है भाई, +2 से कितना हो रहा है, +1 हो रहा है, या -2 से माइनस, तो चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज। अभी आपने पढ़ा था क्या, चार्ज क्या पढ़ा था, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, लैटिस एनर्जी की डायरेक्टली, मतलब चार्ज कम होगा तो लैटिस एनर्जी भी कम होगा। तो किसका ज़्यादा लैटिस एनर्जी, Na2। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, NaF MgO स्कैंडियम, हाँ इसकी लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ, कैसे करोगे, चार्ज, सोडियम के ऊपर कितना प्लस होता है, मैग्नीशियम के ऊपर कितना प्लस, स्कैंडियम के ऊपर, बस यही तो है। माइनस की बात करें तो फ्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस। समझ में आ रहा है सबको। तो चार्ज कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ेगा तो पहले तो साइज देखना ही नहीं है, कहेंगे सर साइज देख लेते, नहीं पहले चार्ज देखना है। चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, चार्ज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी क्या करेगा, लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगा। तो क्या ऑर्डर आएगा, लैटिस एनर्जी का ही ऑर्डर। बोलो समझ में आया सबको। लैटिस एनर्जी निकाल लोगे, लैटिस एनर्जी 2 ही फैक्टर है बस, चार्ज और साइज। एक चीज़ और देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, किसी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी या स्थायित्व की बात करते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कौन सा आयनिक कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मजबूत होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी। पहले ही बता चुका हूँ, जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा उस आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, उस आयनिक कंपाउंड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आया, पीछे बहुत पीटूंगा तुमको, सीरियसली पढ़ा करो, और उसके बगल में बैठा करो, तुम लोग अलग बैठा करो कल से। समझ में आई बात, नहीं पढ़ोगे तो समझ सीरियस नहीं, समझ में कुछ आएगा नहीं। आई बात समझ में सबको।
जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगा आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, उस आयनिक कंपाउंड का बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा। बात समझ में आ गई? बस लैटिस एनर्जी में इतना ही पढ़ना है। अब उसके बाद कल क्या पढ़ेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पोलराइजेशन। तब जा कर के समझ में आएगा क्यों हम पढ़ क्यों रहे हैं सब चीज़ें, यू नो। हाँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी। तो ठीक है, अभी कल तक और देखेंगे, उसके बाद तब फिर आपको समझ में आएगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई सब लोग, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं। चलिए।